हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए, नवंबर 9 और 10 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स देखते हैं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नेम चिप्पी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द लेट बैरिस्टर नाथ पाई, अ फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट। तो महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया है कि चिप्पी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो सिंधुदुर्ग में मौजूद है उसका नाम अब बैरिस्टर जी जो नाथपाई थे, बैरिस्टर नाथपाई जी के नाम पर रखेंगे, और जो कि फ्रीडम फाइटर थे और सोशलिस्ट थे। महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है बोरीवली में, और तडोबा नेशनल पार्क है, नौगांव नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, गुंगामल नेशनल पार्क है और चांदोली नेशनल पार्क है। ये सारी चीज़ें आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेंगी। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, नवेगांव, गूगामल एंड चंदोली। ये सारे नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड ऑफ कंट्री 68th नेशनल अवार्ड वर हेल्ड एट न्यू दिल्ली विज्ञान भवन। तो विज्ञान भवन में 68th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए। और चलिए इनको देखते हैं, कौन सा अवार्ड था ये। 68th नेशनल अवार्ड थे। नेशनल अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, और इसमें कहाँ पे दिया गया है? न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में दिया गया, न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया है। देखते हैं किसको क्या मिला। सूर्या एंड अजय देवगन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। किसके लिए? सुर्रई पोट्रू नाम की एक फिल्म बनाई गई थी, और तानाजी नाम की फिल्म थी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। इन दोनों मूवी के लिए किसको सूर्या और अजय देवगन को शेयर किया इन दोनों ने ये अवार्ड को, बेस्ट एक्टर अवार्ड। और अपर्णा बाल मुराली won बेस्ट एक्ट्रेस फॉर सुर्रई पोट्रू, और सुर्रई पोट्रू वॉज द बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर एंड बेस्ट फीचर फिल्म का भी अवार्ड मिला है सुर्रई पोट्रू को। तो अगर समय मिले तो ज़रूर देखिएगा इस मूवी को भी। हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म है जो कि होलसम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट, तो किसको क्या मिला एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सूर्या और अजय देवगन इनने शेयर किया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और अर्पणा को मिला है, अर्पणा को क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस। और सुर्रई पोट्रू को मिला है सुर्रई पोट्रू को क्या मिला है? सुर्रई पोट्रू को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। सुर्रई पोट्रू को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज़ रिपोर्टेड 20 बुद्धिस्ट केव रेंजिंग फ्रॉम 2 सेंचुरी BC to 5 सेंचुरी BC एट मध्य प्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ASI को 20 बुद्धिस्ट केव मिली हैं। कहाँ पर? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ASI को 20 बुद्धिस्ट केव मिली। कब की, कौन से टाइम पीरियड की मिली हैं? 2 सेंचुरी BC से लेकर 5 सेंचुरी BC के बीच की हैं ये। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश
चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। भीमबेटका केव्स आपको मिलेंगी। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं सांची में। खजुराहो टेम्पल है एंड यशवंत सागर वेटलैंड है। यशवंत सागर वेटलैंड है, इनको एक बार नोट कर देते हैं। भीमबेटका केव मिलेगी। सांची स्तूप मिलेंगे। खजुराहो टेम्पल मिलेंगे, इनको आप भी नोट करते जाइए। स्टैटिक जीके है और ये काम आता है। यशवंत सागर वेटलैंड है। मध्य प्रदेश के लिए फिलहाल इतना। स्टैटिक देखिए, भीमबेटका मिलेगा, सांची स्तूप मिलेगी, खजुराहो टेम्पल और यशवंत सागर वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश अंबानी द एल्डेस्ट ऑफ टू सन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज़ फाउंडेड हिज नेम ऑन द टाइम मैगजीन टॉप 100 ग्लोबल राइजिंग स्टार। तो आकाश अंबानी जो है, आकाश अंबानी जो कि सबसे बड़े बेटे हैं किसके, मुकेश अंबानी जी के, और उनका नाम टॉप 100 ग्लोबल राइजिंग स्टार में टाइम मैगजीन में आया है। टाइम मैगजीन में टॉप 100 ग्लोबल राइजिंग स्टार में आया है। आकाश अंबानी इज रिपोर्टेडली द ओनली इंडियन ऑन दिस लिस्ट। तो आकाश अंबानी जी जो हैं वो ओनली इंडियन है जो इस लिस्ट में है। नेक्स्ट, द छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड CTB signed a memorandum of understanding with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC to promote tourist places of state through the PSU social media platform। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किससे, IRCTC के साथ। IRCTC इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC का फुल फॉर्म हो गया। और इसके साथ क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने IRCTC के साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके द्वारा, PSU सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। PSU सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानकारी, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल हैं। गवर्नर अनसुईया VK जी हैं। वहाँ पे भोरुमदेव टेम्पल है। उदांती सीता नदी है, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। अचानकमर टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इनको कुछ नोट कर लेते हैं क्या क्या है। भूपेश बघेल और अनसुईया VK तो आपको याद ही होंगे। टाइगर रिजर्व्स और स्टैटिक जीके और भी याद कर लेते हैं। भोरुम देव टेम्पल है वहाँ। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। अचानकमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये सब आपको छत्तीसगढ़ में दिखने मिलेंगे। क्या,
भोरुमदेव टाइगर टेम्पल, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानकमर अमरकंटक, अमरकंटक नहीं लिखते, अचानकमर टाइगर रिजर्व है, एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व. नाउ नेक्स्ट, the Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India decided to increase repo rate by 0.5% to 5.9% with immediate effect. तो आपको पता ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए. इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है. ये साल में हर 2 महीने में एक बार आती है, साल भर में 6 बार आती है. जनरली इसको चेंज नहीं किया जाता, बट जब बहुत ज़्यादा रेट इन्फ्लेशन बढ़ने या घटने लगता है तो इसको चेंज करना पड़ता है, ज़रूरत बन जाती है. तो अभी मार्केट को देखते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को इंक्रीज़ करने की बात चल रही है 0.5% इमीडिएटली, जो कि 5.9% हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 5.9% हो जाएगा. रेपो रेट इंक्रीज़ हो रहा है. क्या हो रहा है? रेपो रेट इंक्रीज़ हो रहा है 0.5%. कितना? 0.5%, 0.5%. कितना हो जाएगा? 5.9. रिजर्व बैंक के बारे में देखते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है. इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 1935 में. एक्ट कौन सा था? 1934 के एक्ट से बना था. यंग हिल्टन कमीशन ने इसकी सिफारिश रखी थी. फर्स्ट गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ जी थे. फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे CD देशमुख जी थे. चित्तामन द्वारकानाथ देशमुख फुल फॉर्म है. प्रेजेंट गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं. इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. और ये सारी बातें भी इसमें लिख देता हूँ मैं. ये आप भी अपने कॉपी में इसको नोट बनाइए. नोट बहुत ज़रूरी हैं, तभी चीज़ें याद रह पाती हैं. तो आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है. आरबीआई हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. मुंबई में है. इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में. एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट था. और कब? 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल फूल का डे है. यंग हिल्टन आयोग था. यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा सिफारिश करी गई. और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ जी थे. और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? इंडियन CD देशमुख जी थे. CD देशमुख जी थे. और अभी कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं. शक्तिकांत दास जी. चलिए नेक्स्ट है. The Central Bureau of Investigation has launched a multi-phase operation Garuda against the illicit drug trafficking network. तो जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलता है उसको रोकने के लिए, उसके सेंध डालने के लिए उसमें ऑपरेशन गरुड़ा नाम का ऑपरेशन चलाया. किसके द्वारा? CBI के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ा. तो याद रखिएगा, ऑपरेशन गरुड़ा किसका है? CBI का है. किस लिए? ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को पकड़ने के लिए है.
सीबीआई के बारे में कुछ जानकारी। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई का हेडक्वार्टर जो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में है। फॉर्म्ड इन 1942 में बना था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तहत, एंड हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में ही है। अभी देखा, और मोटो है इंडस्ट्री इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी। इंडस्ट्री इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी। नाउ 8th देखते हैं। पब्लिकेशन डिवीज़न हैज़ बैग्ड 9 अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2022। पब्लिकेशन डिवीज़न हैज़ बैग्ड 9 अवार्ड। पब्लिकेशन डिवीज़न जो है उसको 9 अवार्ड मिले हैं, किस लिए? एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2022 में। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स इन न्यू दिल्ली। किसके द्वारा दिया जाता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर द्वारा। इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, और इस बार न्यू दिल्ली में ही दिया गया ये अवार्ड। नेक्स्ट है, कौन सा अवार्ड है? पब्लिकेशन डिवीज़न को मिला है कितने? 9 अवार्ड मिले। पब्लिकेशन डिवीज़न को कितने अवार्ड मिले? 9 अवार्ड मिले। याद रखिएगा 9 अवार्ड। किसको? पब्लिकेशन डिवीजन्स में 9 अवार्ड मिले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन। तो पीएम मोदी जी ने क्या किया? हरी झंडी दिखा दी है किसको? वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को। कहाँ? गांधीनगर टू मुंबई। गांधीनगर टू मुंबई कहाँ से कहाँ चलेगी? गांधीनगर से मुंबई चलेगी। गांधीनगर टू मुंबई चलेगी। कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस। कैसी है? सेमी हाई स्पीड है। कैसी है? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ओके, नेक्स्ट है नोटेड प्लेबैक सिंगर कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह एंड म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद वर conferred with the National Lata Mangeshkar Award 2021, 22, 21, 20 and 19, 21, 19, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन कुमार सानू जी को कौन सा अवार्ड मिला है? कुमार सानू जी को कुमार सानू को 21 में मिला है, एंड शैलेंद्र सिंह जी को मिला है 20 में, एंड आनंद मिलिंद को मिला है 19 में। तो ये तीनों को अवार्ड मिले हैं। कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड। नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड मिला है। 21 का कुमार सानू, 20 का शैलेंद्र एंड 19 का आनंद मिलिंद। याद रखिएगा। लेजेंडरी एक्ट्रेस आशा पारेख जी को प्रेस्टिजियस अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए? एग्जाम्पलरी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इट इज़ हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब इससे बड़ा कोई अवार्ड है नहीं इंडियन सिनेमा में। तो
कौन? आशा पारेख जी का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा पारेख। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, आशा पारेख जी को मिला है। एंड किस लिए? हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा यही अवार्ड है, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। किस लिए मिला है? लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मिला है। नेक्स्ट है India climbed 6 notch to 40th position in the Global Innovation Index 2022 on account of improvement in several parameters according to a report by the Geneva-based World Intellectual Property Organization WIPO। चलिए डिस्कस करते हैं। WIPO या कैपिटल में लिख देते हैं। WIPO क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ की है? ये जनेवा में हेडक्वार्टर है। जनेवा में हेडक्वार्टर है। जनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में है जनेवा। तो ये क्या करता है? जो देश में लोग जितना ज़्यादा इनोवेशन होता है उस देश को उस हिसाब से रेटिंग मिलती है। इनोवेशन मतलब कुछ नई चीज़ का पैटेंट करना है या कोई चीज़ का आविष्कार होना या कुछ नया बनाया जाए। जितना ज़्यादा बनाया जाता है उतना ही उसको रेटिंग मिलती है। तो इंडिया जो था पिछली बार 46 पे था, अब 6 नीचे आ चुका है एंड 40 पर आ चुका है। दैट मीन्स इंडिया ने 6 स्टेप्स और कम कर लिए हैं इनोवेशन में और अच्छे स्थान पर आ गया है। इसका मतलब इंडिया की रैंक कितनी है? 40th पोजीशन है। इंडिया की 40th पोजीशन है काय में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सी? 2022 वाले में। तो इंडिया का कौन सा पोजीशन हो चुका है? 40th पोजीशन हो चुका है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है ये, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इंडिया की पोजीशन कौन सी है? इंडिया की पोजीशन जो है 40th पोजीशन है। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन CPIM लीडर एंड फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी ऑफ पार्टी कोदिएरी बालकृष्णन पास्ड अवे, ही वॉज 68। ठीक है। देन जो कोदिएरी बालकृष्णन जी जो थे वो वेटरन थे, मीन्स आर्मी से रिटायर रहे होंगे। एंड CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करते हैं वो मार्क्सिस्ट कहलाते हैं। एंड फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी, तो स्टेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनका देहांत हो गया है। ही वॉज 68, 68 की उम्र में। याद रखिएगा कौन? कोदिएरी बालकृष्णन। और बातें इनके बारे में जानते हैं। अब 5 टाइम MLA रह चुके हैं। थालेश्वरी इन कन्नूर से थालेश्वरी, कन्नूर के थालेश्वरी से वो 5 बार MLA रह चुके हैं। कोदिएरी बालकृष्णन सर्व्ड एज द होम मिनिस्टर ऑफ केरला, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं केरला के। VS अच्युथानंदन कैबिनेट फॉर्म। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। साउथ की लैंग्वेज मुझे तो वैसे भी मुश्किलें लगती है। अच्युथानंदन कैबिनेट फॉर्म 2006 से 2011।
ठीक है। अब नेक्स्ट 10 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स देखते हैं। बस आप ये याद रखिएगा इसमें कि केरला के एक एमएलए थे जिनका नाम था बालकृष्णन, उनका देहांत हो गया है। होम मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं केरला के। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडियन G20 प्रेसिडेंसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगो रिलीज़ किया है किस लिए? इंडियन G20 प्रेसिडेंसी के लिए। इंडिया अब G20 की प्रेसिडेंसी करने वाला है। मतलब अभी ये हर साल बदलता है और साल में अभी तक ये इंडोनेशिया के पास थी, अब ये इंडिया के पास वापस आ गई है प्रेसिडेंसी। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोगो जो है, लोगो के सामने लाए हैं इसका लोगो। तो आगे बढ़ते हैं। द लोगो बियर्स अ लोटस एंड मैसेज ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो इसमें लोगो में क्या क्या है? एक लोटस है और उसमें एक मैसेज लिखा हुआ है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब ये पूरी धरती में रहने वाले मनुष्य प्राणी सब एक फैमिली का हिस्सा हैं। तो वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इंडिया विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी। इंडिया जो है कब से प्रेसिडेंसी पाएगा G20 में, मतलब कब से है? तो दिसंबर 1 से हो जाएगा। अभी करंट चेयर कौन कर रहा है? इंडोनेशिया के पास है और ये लगभग 1 साल तक हमारे पास ये प्रेसिडेंसी रहेगी G20 की। G20 क्या है? ग्लोबल पावर 20 कंट्रीज़ हैं जो इसमें है। ऐसा ज़रूरी नहीं है 20 कंट्री, बट 20 कंट्रीज़ इसमें हैं जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक, एज चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया along with 5 मेंबर ऑफ द कमीशन। क्या कहा जा रहा है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है किसको? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को, जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। इनको चेयरपर्सन बनाया है किसका? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ 5 मेंबर्स ऑफ द कमीशन। कहने का मतलब ये है कि ऋतुराज अवस्थी जी को ऋतुराज अवस्थी लॉ कमीशन के हेड बना दिए गए हैं। इनके साथ 5 मेंबर और हैं और ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी। देन और पढ़ते हैं, जस्टिस ऋतुराज शर्मा कहाँ से रिटायर हुए? कर्नाटक से, याद रखना। आगे देखते हैं, जस्टिस ऋतुराज शर्मा, शर्मा नहीं, अवस्थी वॉज चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट फ्रॉम 11 अक्टूबर 2021 से 2 जुलाई 2022 तक थे। चलिए आगे की बात देखते हैं। मध्य प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव laid the foundation stone of the world first Vedic clock at 300-year-old जीवाजी ऑब्जर्वेटरी इन उज्जैन, मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव जी ने एक स्टोन से बनी हुई दुनिया की पहली वैदिक घड़ी बनाने की लिए फाउंडेशन स्टोन रख दिया है कि अब बनेगी। ये 300 साल पुराने जीवाजी ऑब्जर्वेटरी जो कि उज्जैन में मौजूद है वहाँ पे बनाई जाएगी। और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर हुआ? मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव जी ने, मोहन यादव MP के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या करेंगे? वैदिक क्लॉक लगानी है। कहाँ पर? जीवाजी ऑब्जर्वेटरी में
और ये कहाँ पर है, उज्जैन में। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, वैसे अभी पढ़ा ही था। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं, भीमबेटका केव्स मिलेंगी, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची मिलेंगे, खजुराहो टेम्पल मिलेगा, यशवंत सागर वेटलैंड मिलेगा। याद रखिएगा, भीमबेटका बुद्धिस्ट मोनूमेंट सांची में स्तूप्स मिलेंगे, खजुराहो टेम्पल मिलेंगे, यशवंत सागर वेटलैंड मिलेगा। नेक्स्ट है with a view to step up recovery of inbound tourism to pre-pandemic level, the Ministry of Tourism participated at World Travel Market WTM 2022 from November 7 to 9 in London। ठीक है, क्या बोला जा रहा है देखिए। विथ अ व्यू टू स्टेप अप रिकवरी ऑफ इनबाउंडेड टूरिज्म, तो जो कोरोना के कारण टूरिज्म के सेक्टर में जो मार पड़ी है प्री पैंडमिक लेवल, तो पैंडमिक के कारण जो भी दिक्कतें आई हैं टूरिज्म सेक्टर में, उसको ठीक करने की कोशिश करी जा रही है। तो कौन करेगा इंडिया में, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेटेड एट, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का काम है इंडिया के टूरिज्म को संभालना, तो उसने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM 2022 में, जो हुआ है कब से कब तक था, 7 से 9 नवंबर के बीच में था। इसकी थीम क्या थी, थीम एग्जीबिशन इज़ द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ, मतलब अब फ्यूचर ट्रैवल का फ्यूचर स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर of Rural Development and Panchayati Raj Giriraj Singh unveiled the booklet Agenda for Members of Panchayati Raj Institution for Rural Development। तो क्या कहा जा रहा है, तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं कहे के रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के, कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं। उन्होंने एक किताब को अनवील किया, मतलब उसको पेश किया है। उसमें लिखा हुआ है एजेंडा किसके लिए, फॉर द मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़े मेंबर हैं जिनका काम रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनके काम के लिए एक बुकलेट जारी करी है। ठीक है, किसने करी है, यूनियन मिनिस्टर मतलब केंद्र मंत्री, किसके, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मतलब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, गिरिराज सिंह जी जिसके इसके हेड हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको लिखता हूँ, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के मिनिस्टर जो हैं गिरिराज सिंह जी हैं। इन्होंने क्या किया, एक बुक निकाली, बुकलेट निकाली, किसके लिए, मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो जो रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए किताब निकाली है ताकि उसमें से एजेंडा क्लियर रहे सबको कि करना क्या है। नेक्स्ट, किशोर कुमार बासा वाइस चांसलर ऑफ महाराज श्री रामचंद्र भंजादेव यूनिवर्सिटी इन बरीपाड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, किशोर कुमार बासा जी जो हैं, जो वाइस चांसलर हैं किसके, महाराजा श्री रामचंद्र भांजादेव यूनिवर्सिटी के। ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, बरीपाड़ा में है, और इन्हें अपॉइंट करा गया है चेयरमैन के पद पर, किसके चेयरमैन, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के। अब थोड़ी बातें नोट करते हैं, किसको करा गया है, पहली बात किशोर कुमार बासा
इन्हें क्या किया गया है, NMA के हेड के रूप में चुना गया। NMA क्या है, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के हेड है। कौन सी यूनिवर्सिटी से, महाराजा श्री राम चंद्र भंजादेव यूनिवर्सिटी के नाम पर है, के वाइस चांसलर हैं, ये वाइस चांसलर हैं। ठीक है, आपको इतना याद करना, किशोर कुमार बासा जो है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के हेड है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के हेड किसे बनाया गया है, किशोर कुमार बासा जी को। नेक्स्ट है कार्नेटिक वोकलिस्ट, कंपोजर, कोलैबोरेटर, ह्यूमैनिटेरियन एंड स्पीकर अरुणा साईराम has been honored with the French government highest honor, French honor Chevalier d'Ordre des Arts et des Awards। ओके, जो भी है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, हाईएस्ट गवर्नमेंट्स ऑनर, नॉट सिविलियन ऑनर, इट्स गवर्नमेंट्स ऑनर है, किसे दिया गया है, अरुणा श्री राम को। ये कौन है, कार्नेटिक्स वोकलिस्ट है, मतलब कर्नाटक और साउथ के गाने गाती हैं, कंपोज़र हैं, कोलैबोरेटर हैं, ह्यूमैनिटेरियन है और स्पीकर हैं। और कौन है, अरुणा श्री राम। लिखते हैं अरुणा साईराम जी को क्या मिला है, फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है, याद रखना। अरुणा श्री राम को कहाँ का मिला है, फ्रेंच का। फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनर, हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्च द CM डैशबोर्ड पोर्टल दैट विल हैव रियल टाइम डाटा ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिसीजन टेकन ऑन मेजर स्कीम। तो देखिए क्या है, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, पहली बात तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। उन्होंने एक CM डैशबोर्ड करके पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें रियल टाइम डाटा अपलोड होते रहेगा, किसका, सारे डिपार्टमेंट्स का, कि उन डिपार्टमेंट्स में क्या डिसीजन हो रहा है, क्या मेजर स्कीम्स पे क्या प्रोग्रेस चल रही है। क्लियर हुआ, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर, पहली बात हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जी। दूसरी बात CM डैशबोर्ड पोर्टल, CM डैशबोर्ड पोर्टल। तीसरी बात रियल टाइम डाटा एनालिसिस करेगा सारे डिपार्टमेंट का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। CM डैशबोर्ड पोर्टल जो है, हाँ, रियल टाइम डाटा लिख लीजिए, रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कराएगा, सारे डिपार्टमेंट के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश करेगा ये पर्टिकुलर ऐप। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है टॉप सीडेड इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा एंड कंपेट्रियट P, उनके साथ PV नंदिधा won title in open women section respectively the Asian Continental Chess Championship में। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसको देखिए। टॉप सीड्स इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन है, आर प्रागनंदा है, और कंपेट्रियट जो PV नाधिदा है, उन दोनों ने कुछ जीता है। प्रागनंदा ने ओपन में एंड वुमेन सेक्शन
में नंदिता ने वुमेन सेक्शन में क्या जीता है, एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैम्पियनशिप जीता है। किसने किसने, पहला है आर प्रागनंदा नंदा ने ओपन में जीता है, एंड पीवी नंदिता ने वुमेन सेक्शन में क्या है, जीता है क्या, एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैम्पियनशिप। याद रखिएगा चेस की बात हो रही है, चेस चैम्पियनशिप जीती है, एशिया कॉन्टिनेंटल चेस चैम्पियनशिप जीती है। नेक्स्ट, नेशनल लीगल सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 9th of November to celebrate the commencement of Legal Service Authority Act 1987, which came into force on this very day in 1995। ठीक है, देखते हैं क्या है ये सवाल, क्या बनेगा इसमें से सवाल। तो नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है, पहली बात तो 9 नवंबर को मनाया जाता है, और इसको हर साल मनाया जाता है, ये याद रखिए। दूसरा, क्यों मतलब किस कारण से बनाना शुरू हुआ, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास हुआ था 1987 को, ठीक है, इसी दिन 9 नवंबर को, एंड विच केम इनटू फोर्स ऑन वेरी डेज, 1987 पे ये लीगल सर्विस एक्ट पास हुआ था, एंड 9 नवंबर 1995 को ये वाला जो एक्ट है इसको एनफोर्स कर दिया गया था। इनटू फोर्स मतलब इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। आगे की बात है, दिस डे वॉज एस्टेब्लिश्ड विथ अ मैंडेट टू ऑफर सपोर्ट एंड हेल्प टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं, ठीक है, वो बात ठीक है, पर आपको याद रखना है नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है। पहला, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट वैसे तो पूछा जा सकता है 1987 को आया था, और इसको कब एनफोर्स किया गया था, इसको कब लागू किया गया था, 1995 में किया गया था, याद रखिएगा। कितने साल बाद, 3 और 5 8 साल बाद, 8 साल बाद इसको लागू किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू मेक मथुरा वृंदावन a net zero carbon emission tourist destination by the year 2041, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने घोषणा करी है कि मथुरा और वृंदावन को नेट जीरो कार्बन इमिशन की तरफ लेके जाएंगे और टूरिज्म डेस्टिनेशन ऐसी बनाएंगे जहां कार्बन का कोई भी उत्सर्जन ना हो। कब तक, 2041 तक। आगे की बात देखते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट सच कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान फॉर एनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। मतलब ये एकमात्र ऐसा कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान तैयार किया गया है, ऐसा खाका तैयार किया गया है जो इंडिया में पहले किसी भी टूरिस्ट साइट के लिए नहीं किया गया। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये कारनामा किया है। चलिए अगला उत्तर प्रदेश के बारे में और देख लेते हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, काशी विश्वनाथ टेम्पल, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। मैं इन सबको एक बार नोट करूँगा, आप भी मेरे साथ नोट करिए। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नेशनल। दूसरा है
दुधवा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है। तीसरा नेशनल चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी। चौथा है वल्लभ पंत सागर लेक, वल्लभ पंत सागर लेक। पांचवा है काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सब याद रखिएगा। चांद प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, वल्लभ पंत सागर लेक, काशी विश्वनाथ टेम्पल, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश में देखने मिलेंगी। नेक्स्ट है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI launched the new AI ML based chatbot आधार मित्र for better resident experience। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। यूनिक UIDAI क्या होता है? UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI इसने आधार मित्र नाम का ऐप चालू किया है। क्या किया? आधार मित्र ये एक चैटबॉट होगा, AI बेस्ड चैटबॉट होगा जिससे आप बात कर सकेंगे। और ये क्या करेगा? बेटर रेसिडेंट एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। किसको? कंज्यूमर मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। और इसकी स्थापना हुई थी UIDAI की 28 जनवरी 2009। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। 28 जनवरी 2009, 28 जैन 2009 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? UIDAI की। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। कौन सा ऐप बनाया? आधार मित्र ऐप बनाया इन्होंने। नेक्स्ट है इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन फैसिलिटी ऑफ सोनार सिस्टम ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है। इंडियन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने एक नई टेस्टिंग और इवोल्यूशन फैसिलिटी शुरू करी है। किस चीज़ की? सोनार सिस्टम की। किसके? इंडियन नेवी के सोनार सिस्टम को टेस्ट करना और इवॉल्व करने की नई फैसिलिटी और टेस्टिंग फैसिलिटी को चालू करा है। किसने? DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
सोनार का भी फुल फॉर्म होता है, मैं सोनार का फुल फॉर्म लिख देता हूँ। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। This newly launched facility is named as Hull model of submersible platform of acoustic characterization and evolution। स्पेस इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। क्या है ये जो फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी का नाम जो है हुल मॉडल है। क्या नाम है? हुल मॉडल। हुल मॉड्यूल है इसका नाम। और ये क्या है? सबमर्सिबल मतलब पानी में डूबा हुआ प्लेटफॉर्म होता है, उसमें एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन होते हैं, मतलब आवाज़ को सुनने की कुछ ताकत होती है। और इवोल्यूशन है, ये इवोल्यूशन नहीं है, इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएट करेगा उसको। पूरा कहने की बात ये है कि पानी में डूबा हुआ एक प्लेटफॉर्म है, उसमें एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजी लगी होती है, जो कि उसको इवैल्यूएट कर लेगी उस साउंड को। इसको बोलते हैं स्पेस। DRDO का फुल फॉर्म आपको मालूम ही है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत जी इसके चेयरमैन है। अभी अभी बने हैं, इम्पोर्टेंट है, रीसेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो समीर वी कामत जी जो हैं DRDO के हेड हैं। कौन? कामत जी के नाम लिख देते हैं। समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत जी जो हैं DRDO के हेड हैं। DRDO के हेड हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 10 नवंबर आज लेट हो गया काफ़ी, 11 नवंबर ही हो गया इसको डालते डालते। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे से कोशिश करेंगे कि रोज़ टाइम पे डल जाए। थैंक यू।